called SMC analyst. As per the channel name, of course, I'm gonna share my knowledge of about SMC. This strategy is personally back tested and observed by me. So इस वीडियो के एंड तक आपको SMC के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू ऑल. एंड अगर कोई चीज़ क्लियर ना हो या समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट. सो लेट्स बिगिन. सो इसका फुल फॉर्म होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट. एंड एज पर द नेम इटसेल्फ, द मार्केट विल मूव इन अ डायरेक्शन ऑफ स्मार्ट मनी, है ना. अब स्मार्ट मनी क्या होता है? तो ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, हेज फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, उनके पैसों को स्मार्ट मनी बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, है ना. अब उसी के हिसाब से, उन्हीं के पैसे के हिसाब से मार्केट अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं. एंड एज अ रिटेल ट्रेडर हम उस स्ट्रक्चर को समझते हैं, रीड करते हैं और उसी के हिसाब से अपना पोजीशन बनाते हैं या सेटअप बनाते हैं. एंड ऑफकोर्स सोचो, कॉमन सेंस की बात है, दो इंसान है, एक के पास $1 बिलियन है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, एक के पास कुछ हज़ार रुपये हैं, ठीक है. तो अब जैसे मार्केट किसके फेवर में मूव करेगा या किस इंसान मार्केट को मूव कराएगा जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर होंगे, है ना. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया. अब इसको एडवांस फॉर्म में हम लोग आगे चल के देखेंगे क्या होता है. अब इस वीडियो को मैंने 3 फेजेस में बांटा है ना. जो SMC स्ट्रेटेजी है वो 3 फेज में. सबसे पहले जो है मार्केट स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग क्या होता है. फिर हो गया एरिया ऑफ इंटरेस्ट जिसको ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं. फिर 15-1 कन्फर्मेशन रूल. अब मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. इधर बुलिश डायरेक्शन में मूव करेगा और बियरिश डायरेक्शन में मूव करेगा. इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड्स, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन, है ना. लिक्विडिटी स्वीप, है ना. एसएल क्या होता है. तो ये चीज़ हम लोग आगे चल के वीडियो में देखेंगे एक्सप्लेन फॉर्म में, ठीक है. और जो दूसरा चीज़ हो गया जैसे कि हमने यहाँ पे बताया जिसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक भी बोला जाता है. बहुत लोगों के द्वारा वो भी बोला जाता है. इसमें मोस्टली लोगों को दिक्कत होता है ना. क्योंकि एक जो होता है सही जगह, एरिया जो है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसका जैसा नाम ही है, वो फाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम होता है ना. लोग इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसी में उलझे हुए रह जाते हैं. तो आगे चल के इसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. अभी के लिए इतना समझ लो कि वो जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो मैंने बताया था ना, उनका पैसा कहाँ लगा हुआ है, उसी एरिया में हम लोग पैसा लगाएंगे ना, तभी जाके हम लोग को फ़ायदा होगा कि उन्हीं को हमें आगे चल के फॉलो करना है. तो उनका जहाँ पे पैसा लगा हुआ है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक, है ना. ऑर्डर ब्लॉक वहीं से नाम आया कि वहाँ पे उन लोगों ने ऑर्डर पंच किया हुआ था, तो वहीं से आगे मार्केट फॉर्म होने वाला है. अब तीसरा चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेस्ट है, इसको बोलते हैं 15-1 कन्फर्मेशन रूल. अब ये बेस्ट है, मतलब ये तीनों ख़राब नहीं है. ये तीनों जब तक नहीं समझोगे ये समझ में नहीं आएगा. 15-1 कन्फर्मेशन रूल, इसमें 15 और 1 का मतलब है 15 मिनट्स एंड 1 मिनट्स. इसमें 15 मिनट्स में मेरे हिसाब से, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरे हिसाब से 15 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम का बेस्ट पेयर है मेरे लिए. अब बहुत लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं तो अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल होता है, तो वो अपने हिसाब से अपना टाइम फ्रेम सेट कर लें, ठीक है. तो इसमें क्या होता है ना कि 15 मिनट में हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं, ठीक है. सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देख लिए, उसके बाद 15 मिनट्स में आके हम लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करेंगे और 1 मिनट में जाके अपना एंट्री को कंफर्म करेंगे, ठीक है. हमको मार्केट स्ट्रक्चर पता चल गया कि इधर बुलिश है या बियरिश है, ठीक है. उसके बाद हमें ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया सेकंड स्टेप में. अब हमको कंफर्म करना है अपना एंट्री. तो कंफर्म करने के लिए 1 मिनट में जाएंगे, 1 मिनट में कंफर्म करेंगे. कैसे कंफर्म करेंगे वो बताएंगे आगे चल के. 1 मिनट में जाके कंफर्म करेंगे, वहाँ पे जाके हम अपना एंट्री सेट करेंगे और अपना एसएल सेट करेंगे, मतलब स्टॉप लॉस सेट करेंगे और अपना एंट्री सेट करेंगे. और उसके हिसाब से फिर आगे हम देखेंगे. तो ये चीज़ तीनों है SMC के अंडर, ठीक है. सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है. चलो आगे देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट. तो जैसा कि हर एक चीज़ का नाम ही में उसका डेफिनेशन वैसे बहुत सारी चीज़ों का छुपा हुआ है. तो मार्केट स्ट्रक्चर मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर, मतलब मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है. तो स्टॉक मार्केट में तो हम लोग या मतलब
ट्रेडिंग में हम लोग तो यही जानते हैं कि मार्केट दो ही स्ट्रक्चर बनाता है, एक बुलिश या बियरिश, एक और होता है जिसको साइडवेज भी बोलते हैं। तो साइडवेज नहीं देखना हम लोग, हमको साइडवेज भी बता देंगे। तो एक इधर बुलिश होता है या बियरिश होता है, ठीक है। तो बुलिश क्या होता है, तो जब मार्केट हायर हाई और हायर लो फॉर्म करे, इसको बोलते हैं हायर हाई और इसको बोलते हैं हायर लो। जब साइमल्टेनियसली हायर हाई और हायर लो फॉर्म करते हुए जाता है मार्केट, और पिछला हायर हाई को तोड़ते हुए जाता है और नया हायर हाई और नया हायर लो फॉर्म करते हुए जाता है, तो उसी को बोलते हैं बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब मार्केट नीचे जाते वक्त लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करते हुए जाता है ना, लोअर लो और लोअर हाई फॉर्म करते हुए जाता है और पिछला लोअर लो को ब्रेक करते हुए जाता है, तो उसी को बोलते हैं बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर। अब यही चीज़ देखो सामने से, ये हो गया क्लियर कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ और बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या हुआ। ये ओवरव्यू देखा जाता है मार्केट में, बहुत सारे चार्ट्स को कंबाइन करके देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे नीचे देख सकते हो तुम यहाँ पे कि जैसे कि ये वाला पोर्शन यहाँ पे देख रहे हो, तो ये बुलिश, ये बियरिश है, ये बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर है ना। फिर यहाँ से अगर तुम देखोगे तो ये बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर है, ये वाला बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे बियरिश हो गया हल्का सा, फिर यहाँ से बुलिश चल रहा है, राइट। तो यही चीज़ हुआ, तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में सबसे मेन चीज़ फॉर्म क्या होता है, बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म होता है, हायर हाई और हायर लो। इसको क्या बोला जाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, राइट। अब जब प्रीवियस हायर हाई को जब मार्केट तोड़ देता है, तब इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड, है ना। जब प्रीवियस हायर हाई को मार्केट तोड़ के नया हायर हाई बना ले, तब इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड बोलेंगे। जब, फिर से बता रहे हैं, जब प्रीवियस हायर हाई को तोड़ के मार्केट नया हायर हाई बना ले, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड बोलेंगे। सेम केस यहाँ पे भी है, जब प्रीवियस लोअर लो को मार्केट तोड़ के नया लोअर लो बना ले, तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड बोलेंगे, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउनवर्ड बोलेंगे, राइट। समझ में आ गया। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपवर्ड क्या हुआ, डाउनवर्ड क्या हुआ, ये भी वही हो गया, ये भी वही हो गया। अब हमारा ट्रेडिंग रेंज जो होता है ना, वो यहीं तक होता है। मतलब मान लो ये नया हाई बना लिया और ये नया लो बना लिया, तो मेरा ट्रेडिंग, मान लो ये बना नहीं हुआ पहले से, मान के चलो हम बियरिश वाला भूल जा, अभी बुलिश से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। बुलिश से अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे सारा चीज़। तो मान लो ये चीज़ बना नहीं हुआ, मान लो ये बना नहीं हुआ, मान लो अभी ये बना नहीं हुआ, ठीक है। तो मेरा ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगा, ये हाई बना दिया मान लो और ये लो है, तो यहीं के बीच मेरा ट्रेडिंग रेंज रहेगा अगर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में है तो। मतलब इसको तोड़ नहीं सकता, ठीक है। और यहीं के रेंज में रहेगा। अब हमको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ टारगेट रहेगा मेरा, जो भी रहेगा वो आगे चल के देखेंगे। तो ये मेरा रेंज हो गया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। जो हाई और लो के बीच का जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग रेंज, ठीक है। अब मान के चलो कभी ऐसा हो गया कि इस लो को मार्केट तोड़ दिया ऐसे करके, ठीक है। लो को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या होगा ना, मान लो ये, रुको एक बार अच्छे से बताते हैं, ठीक है। मान लो इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद ये नया ये ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर बनाने लगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये बुलिश से बियरिश में चल गया। कैसे चल गया कि ये जो लो था, जो मेरा ट्रेडिंग रेंज था, उसको तोड़ चुका है, तोड़ के नया चीज़ बना लिया। नया चीज़ क्या बनाया, ये लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया, फिर लोअर लो बन गया, लोअर हाई बन गया, इसके तरह। तो ये बुलिश मार्केट बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर की तरह बन गया। अब जब इस लोअर लो को, समझ रहे हो, ये ट्रेडिंग रेंज का जो लो है, लोअर लो को जब मार्केट तोड़ दे, तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड्स, है ना। क्यों, क्योंकि बुलिश बियरिश हो गया, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड्स बोलेंगे। अब यही चीज़ मान लो ऊपर की तरह, मान लो इधर ये वाला जो चीज़ है, ये डाउनवर्ड चल रहा मान लो मार्केट, और इसको तोड़ दे, है ना, इसको तोड़ दे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड।
और इसको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ में आ गया, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर में यही सारा चीज़ था। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, बियरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है समझ में आ गया, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का दोनों समझ में आ गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का दोनों समझ में आ गया, हायर हाई लोअर लो समझ में आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ जो है ना, अब देखो लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी समझने के लिए एक चीज़ समझो, कैंडल, कैंडल कभी देखा है, कैंडल स्टिक पैटर्न में जो कैंडल बनता है, मान लो ऐसा कैंडल बना, ठीक है। जैसे कैंडल हमेशा ऐसा बनता है, कभी देखे होंगे कैंडल ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैंडल का बॉडी, है ना। ये जो मोटा वाला पोर्शन है इसको कैंडल का बॉडी बोलता है, और ये जो लंबा वाला जो ऊपर जो निकला हुआ है ना इधर और इधर, इसको बोलते हैं कैंडल का विक। क्या बोलते हैं, कैंडल का विक। कैंडल का बॉडी हो गया ये, और कैंडल का विक हो गया। तो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो ये मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मान लो ये मार्केट स्ट्रक्चर बन रहा है, बुलिश बन रहा है। अब मेरा मान लो एनालिसिस से पता चला कि जो है मेरा जो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक कहीं यहाँ पे था। अब वो कैसे वहाँ पे था वो हमको नहीं पता है, लेकिन मान लो यहाँ पे है मेरिया, ठीक है। समझ में आ गया कि मान लो मेरा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यहाँ पे है। तो कभी कभी मार्केट क्या होता है, मान लो यहाँ पे एक कैंडल बनाएगा ऐसे, और कैंडल बनाने के बाद ये कब होता है पता है, जब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता है ना, तब क्या होता है, मान लो यहाँ पे कैंडल ऐसे बनाएगा, और बनाने के बाद इस जो ये वाला लो अगर ब्रेक कर दिया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता, पता क्या होता है, इसको ब्रेक करता है लेकिन विक के द्वारा ब्रेक करता है, समझ रहे हो। ये जो कैंडल का जो विक था ना, इसके द्वारा इसको ब्रेक करता है। तो लोग क्या सोचते हैं कि इसको ब्रेक कर दिया तो मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड्स हो गया, यहाँ से सेल कर देंगे। नहीं, कभी भी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में भी कभी भी वैलिड तभी होगा ना जब कैंडल का बॉडी क्लोज करेगा ऊपर या नीचे, ठीक है। कभी भी वीक अगर क्लोज किया ऊपर या नीचे तो समझ लो वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के पीछे पड़ा है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, मान लो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, मान लो इंस्टीट्यूशन ट्रेडर सबसे था, यहाँ पे अपना ऑर्डर पंच किया हुआ था, यहाँ से बाई करेंगे, ठीक है। अब मार्केट रीड कर लिया बहुत लोग, 80% लोग मान लो रीड कर लिया कि चलो ठीक है यहीं से करेंगे। तो वो 80% लोग मान लो यहाँ पे रीड किया होगा, और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट नीचे एसएल लगाया होगा, है ना। तो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स सबको तो ज़्यादा पैसे चाहिए, तो लोग क्या कर रहे हैं ना, उन लोग को एसएल हटाने के लिए, एसएल हिट करने के लिए, उसी को बोलते हैं एसएल हंट, है ना। तो एसएल हंट करने के लिए फटाक से विक निकाल जाता है, मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है फटाक से। जब वॉलेटिलिटी वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है तो विक निकलता है, विक जब निकलता है ना तब उन लोग का एसएल हंट हो जाता है, और एसएल कट जाता है सबका, तो उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है। तो वो यहाँ पे बहुत अफसोस होता है बहुत लोगों को कि यार थोड़ा सा के लिए मेरा एसएल काट दिया और फिर ऊपर चल गया। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर तभी होगा जब उसका बॉडी क्लोज करे। मान लो ऐसे बॉडी क्लोज करेगा तब जाके ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, और मान लो बॉडी क्लोज नहीं किया और वीक क्लोज किया तो वो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ। तो मार्केट स्ट्रक्चर पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश बियरिश समझा दिए। अब सेकंड जो चीज़ है उसको एरिया ऑफ इंटरेस्ट या ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर को और ऑर्डर ब्लॉक को साथ साथ हम लोग चार्ट में देख लेते हैं, ठीक है। ये सोलाना का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख के क्या पता चल रहा है कि कैसा मार्केट स्ट्रक्चर है, कमेंट में बताओ। बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर मेरे को समझ में आ रहा है। तो बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या फॉर्म होता है भाई, हायर हाई एंड हायर लो, राइट। यहाँ पे हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर देखो हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर यहाँ पे ये हायर हाई बना, यहाँ पे हायर लो बना। उसके आगे नहीं जाना है, यहाँ पे एक बार और देख सकते हो ये हायर हाई बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, ध्यान से देखो, इस लो को बॉडी के द्वारा ब्रेक किया गया है, राइट। तो ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउनवर्ड्स हो चुका है, मतलब अब यहाँ से हम लोग सेल साइड का प्लान्स लेंगे अगर आगे लेना होगा तो, ठीक है। तो वहाँ नहीं देखना क्योंकि ये तो आते वक्त बहुत टाइम लग जाएगा, तो पिछला वाला हम आपको एक्सप्लेन कर देते क्योंकि ये वाला जो एग्जांपल है तो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि अब देखो कोई
पूछा कोई, आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये सब स्ट्रक्चर क्यों नहीं लिया, ये भी तो हो सकता था। तो सबसे लोवेस्ट ये भी हो सकता था, लेकिन इसको इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि कम कैंडल वाला को नहीं लिया जाता है जनरली, वो इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है, उतना वैल्यू नहीं लगता है। और ये सब को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू को लेना है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू को लेना है, समझ रहे हो? मतलब ये हाइयर हाई और किसके रेंज में, ट्रेडिंग रेंज में। मतलब मान लो इसको तोड़ दिया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मान लो यहाँ पे हो गया, राइट, मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद मान लो ये वाला हाई बन गया, ये वाला लो बन गया, तो ये ट्रेडिंग रेंज बन गया ना मेरा। मेरा ट्रेडिंग रेंज कौन सा बन गया, ये वाला और ये वाला, इसके अंडर मेरा ट्रेडिंग रेंज बन गया। इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, नीचे कितना भी आ सकता है, लेकिन इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसको तोड़ देगा तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो हाँ, तो क्या बोल रहे थे, तो इसके अंदर जितना भी चीज़ बनेगा ना ये काउंट नहीं होता, इसको इसीलिए इंटरनल स्ट्रक्चर बोलता है, ठीक है। अब देखो ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड किया जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए ना दो कंडीशंस है। पहला कंडीशन क्या है कि जहाँ से बहुत खतरनाक ग्रोथ दिखा है मार्केट के डायरेक्शन में, रिग्रेस ग्रोथ दिखा है, वो एरिया फाइंड करना है। दूसरा कंडीशन कि जहाँ से वो ग्रोथ दिखा है वहाँ पे हमको फेयर वैल्यू गैप देखना है, राइट। तो एक ग्रोथ यहाँ से दिखा है, एक यहाँ से दिखा, मतलब यहाँ से ग्रोथ दिखा है, राइट, यहाँ से ग्रोथ दिखा है। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है तो वो तो पता नहीं होगा किसी को। तो तीन कैंडल जहाँ पे बनता है ना, तीन साइमल्टेनियसली जहाँ पे कैंडल बनता है, हम बता दे रहे हैं, 1 मिनट हमको तो हम अच्छे से फेयर वैल्यू गैप अच्छे से बता देंगे। मान लो ये 3 कैंडल बना, ठीक है। पहला और तीसरा कैंडल का विक क्लोज नहीं करना चाहिए, मतलब कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। पहला और तीसरा कैंडल का विक कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा का विक चाहे जितना भी हो, पहला और तीसरा का कांटेक्ट नहीं कर, मतलब नहीं करना चाहिए। और दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसको FVG भी बोला जाता है, बहुत लोग इसको FVG भी बोलता है, राइट, FVG, फेयर वैल्यू गैप। तो इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो दो कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन क्या देखना है कि जहाँ से ग्रोथ दिखा है मार्केट के डायरेक्शन में, बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा है, वो वाला एरिया फाइंड करना है। दूसरा, उस एरिया में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, है ना। दूसरा क्या, उस एरिया में फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। तो इस एरिया से ग्रोथ दिखा है और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप देखो नहीं है, तो क्या करेंगे भाई, तो आगे चल के देखेंगे। तो देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप बना लेंगे, राइट। यहाँ से भी ग्रोथ दिखा है ना भाई, तो यहाँ पे हम फेयर वैल्यू गैप बना लेंगे। बना रहे हैं बस हम दिखाने के लिए, वैसे आपको खुद से ही देखना होता है और दिमाग में रखना होता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ से ग्रोथ आया है, चलो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप और ग्रोथ आया उसके पहले जो कैंडल था, मान लो ये बियर बुलिश कैंडल बड़ा सा बना है, उसके पहले जो कैंडल था वो वाला है ऑर्डर ब्लॉक, समझा। फिर से समझा देता है, ठीक है। ब्रेक किया मार्केट, ठीक है। पहला कंडीशन, जहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा है उस एरिया को फाइंड करना है। उसके बाद वहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल बनना चाहिए। देखो 1 2 3 कैंडल है यहाँ पे, अब पहला और तीसरा कैंडल के बीच में जगह भी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ पे प्रेजेंट है। दूसरा चीज़, जहाँ से ग्रोथ दिखा है उसका पहला कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। मतलब यहाँ से बहुत खतरनाक ग्रोथ दिखा है, देखो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। एंगल्फिंग मतलब खा जाना, तो मतलब बुलिश कैंडल जो है पिछला कैंडल सबको खा चुका है, तो इसीलिए इसका नाम है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है मतलब इसके पहले वाला कैंडल को लेना है, तो यही हो गया मेरा ऑर्डर ब्लॉक। अब इसी ऑर्डर ब्लॉक को हम आगे तक कई कर देंगे। अब जब मार्केट मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आ जाएगा ना, तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है, तब हम एंट्री करेंगे। अब यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पता चल गया कैसे होता है, समझ में गया। अब देखो वही चीज़ हम दोनों चीज़ हम बता दिए, मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया पूरी तरह से। देखो मार्केट स्ट्रक्चर भी हम चार्ट में बता दिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। यहाँ पे हम एक और चीज़ बता दिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, बॉडी क्लोज किया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। ये सब में भी देखो बॉडी क्लोज ऊपर हुआ है, ये देखो हाई था तो बॉडी क्लोज ऊपर हुआ है, तभी ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, ये भी ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ,
ठीक है, ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, तो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। ट्रेडिंग रेंज भी समझ में आ गया, ये हाई है, मान लो ये लो है, इसके बीच में जो भी चीज़ होगा उसको ट्रेडिंग रेंज बनेंगे। ऑर्डर ब्लॉक भी समझ में आ गया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे निकालते हैं, पहला कंडीशन देखना है जहाँ से रिग्रेस ग्रोथ आया उस एरिया को। दूसरा कंडीशन 3 कैंडल साइमल्टेनियसली बनना चाहिए और वहाँ पे देखना है हमको FBG प्रेजेंट है कि नहीं। यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पे प्रेजेंट है। FBG यहाँ पे प्रेजेंट है, वहाँ पे देखो कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है उसके पहले वाला जो कैंडल है वही ऑर्डर ब्लॉक है। जो स्ट्रॉन्ग कैंडल ये है, उसके पहले कैंडल ये वाला था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया मेरा। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं 15 मिनट्स 1 मिनट रूल, कन्फर्मेशन रूल। ठीक है, तो गाइस मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, ब्रेक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी समझ में आ गया। अब हमें देखना है क्या, हमें देखना है 15 मिनट 1 मिनट कन्फर्मेशन रूल क्या होता है। तो उसके लिए फिर से चार्ट पे आ जाते हैं हम लोग वापस अपने एरिया पे। ठीक है, अब देखो हम क्या देखेंगे, पूरा जितना सिखाएं उसको दिमाग में रखना है क्योंकि दोनों अप्लाई होगा इस रूल में। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक निकल गया मेरा, ऑर्डर ब्लॉक में मान लो ऑर्डर ब्लॉक मेरा पंच हो चुका, मतलब मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है कैंडल, तो फट से हम 1 मिनट में शिफ्ट कर जाएंगे। 1 मिनट में शिफ्ट कर गए और अपने एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, मेरे एरिया ये था। अब देखो 1 मिनट में ना वही इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम बता रहे थे कि इंटरनली चेंज ऑफ कैरेक्टर और बहुत बार होता है। तो यहाँ पे देखो ये जैसे लो था तो इसको तोड़, तो रिवर्सल जब होता है तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर होना पड़ेगा तभी ना मूव आएगा जी। तो यहाँ पे मान लो इस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये लो हाई लो हाई लो हाई, यहाँ पे देखो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, फिर यहाँ पे देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर को पहला बार पंच कहाँ पे किया मेरा ऑर्डर ब्लॉक में, देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे पंच किया मेरा, यहाँ पे पंच किया, तो रिग्रेस ग्रोथ कहाँ से आया है, यहीं से आया है ना, यहीं से आया है। यहाँ पे देखो फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है अपर साइड में। तो फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर जहाँ पे होगा ना, देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अपर साइड में हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक में पंच करने के बाद याद रखना एक चीज़, चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड फर्स्ट टाइम जब जब हो ऑर्डर ब्लॉक में पंच करने के बाद, उसके बाद वहाँ पे न्यू ऑर्डर ब्लॉक बनाया जाता है। तो न्यू ऑर्डर ब्लॉक ये वाला बन जाएगा मेरा ना। फिर सेकेंड टाइम जब यहाँ पे पंच करने आएगा ना मेरा मार्केट, तब हमें एंट्री करना है। कन्फर्मेशन हो गया, पहला कन्फर्मेशन ये हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ चुका है। दूसरा कन्फर्मेशन हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर से कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब यहाँ यहीं पे मान लो हम लोग एंटर कर लेते हैं तो रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा नहीं बढ़ता है ना। यहाँ पे मान लो एंट्री कर लेते तो 1 to 3 या 1 to 2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बनता, लेकिन ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए 1 to 5 या ज़्यादा का, तो हमें वेट करना पड़ेगा ना। तो मान लो ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है, मिनी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड ये प्रूव कर दिया कि यहाँ से हम मार्केट अब ऊपर जाएगा। अब ये जो मिनी ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ पे जब मार्केट आएगा ना, तब हम ऑर्डर पंच करेंगे। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जब मार्केट आया तो यार इसको तोड़ के तो नीचे चला गया यार, तो मतलब ये तो फिर इनवैलिड हो गया। तो इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और एसएल हंट। बहुत लोग क्या किया होगा, बहुत लोग तो क्या किया होगा ना, यहीं पे एंट्री बना दिया होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे एंट्री बना दिया, एसएल लगा दिया इसके नीचे और टारगेट लगा दिया, तो यहाँ पे उसका भी एसएल चल जाएगा। दूसरा लोग क्या किया होगा कि वेट किया होगा और यहाँ पे एंट्री बनाया होगा और टारगेट रखा होगा एकदम ऊपर तक और एसएल रखा होगा इसके नीचे, तो उसका भी एसएल चल गया। तो वेट करना है हमें, ये जो लिक्विडिटी का वेट करना है, लिक्विडिटी जैसे ग्रैब ना हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी ग्रैब देखो अब यहाँ पे ना इसको तोड़ा नहीं है तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानेंगे। जो हमारा प्रीवियस लो था, जो ये ट्रेडिंग रेंज हम लोग बताए थे ना, 15 मिनट्स में देखो, 15 मिनट्स में देखो, फिर से आराम से समझो। ये जो हमारा ट्रेडिंग रेंज था, इसको यहाँ पे ये वाला एरिया था ना, पहला पंच किया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर अपवर्ड हुआ, मतलब कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से ऊपर ही जाएगा मार्केट। अब दूसरी बार वेट करेंगे हम लोग अपना मिनी ऑर्डर ब्लॉक में आने का। मिनी ऑर्डर ब्लॉक में आ गया मार्केट, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ है, देखो विक बना है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे देखो विक बना हुआ है, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ है, मतलब एसएल हंट हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट करेंगे हम लोग,
तो देखो इसको तोड़ा भी नहीं है, मतलब ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर इसको नहीं मान सकते हम ना। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हुआ था, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट जब आ गया हमारे मिनी ऑर्डर ब्लॉक पे, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा ना, तब हम यहाँ पे एंट्री फाइनल करेंगे, राइट। यहाँ पे इसको लिक्विडिटी हंट कर लिया, फिर ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, यहाँ पे देखो बुलिश इंगल्फिंग बन गया, यहाँ पे हम ऑर्डर अपना पंच करेंगे और जस्ट इसके नीचे फिर हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, एकदम सेफ। और आपको इससे भी ज़्यादा सेफ खेलना है ना, तो ये जो ट्रेडिंग रेंज था हमारे उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, तो और सेफ हो गया। अब टारगेट क्या रहेगा, तो टारगेट फिर 15 मिनट पे आ जाओ, तो 15 मिनट में जो हाई था वही टारगेट रह जाएगा। तो हाई कौन सा था, ये वाला हाई था ना, तो इसको टारगेट बना दो। तो अगर हम सेफ खेलते हैं और इसके नीचे भी ऐसा रखते हैं ना, तो 1 to 4.8 मतलब मान के चलो 1 to 5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। यहाँ पे तो एंटर है ये करेंगे भी नहीं, थोड़ा और ऊपर मान लेंगे तो 5 to 6 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन गया। और मान लो अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से ये करके चलेंगे ना, तो और अगर इसके नीचे मांगे तो 1 to 10 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन गया। तो इतना बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ मिलेगा बताओ। तो यही है मेरा 15 मिनट 1 मिनट कन्फर्मेशन रूल। समझ में अगर नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार और देखो और अच्छे से समझो। ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, मार्केट स्ट्रक्चर बता दिया अच्छे से मैंने, ऑर्डर ब्लॉक बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं। अब अपने से खुद से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो, अलग अलग जगह पे चार्ट में जाके ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करो और 15 मिनट 1 मिनट का कन्फर्मेशन रूल लगाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब देखो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड वाला चीज़ है ना, ये अगर आपका विनिंग परसेंटेज कम भी रहा, एसएमसी में विनिंग परसेंटेज जो रहता है वो 40% रहता है। बहुत लोग बोलेंगे यार ये तो बहुत कम है, लेकिन ध्यान से देखो रिस्क टू रिवॉर्ड देखो 1:10 का या 1:5 to 10 का, मतलब 10 ट्रेड अगर हम मान के चले, 10 ट्रेड में 40% विन रेट, मतलब 6 लॉस कर रहे हो, मान लो 6 लॉस कर रहे हो तो 6 माइनस -6 है। और मान लो 4 ही प्रॉफिट कर रहे हो तुम, एक चीज़ हम बता दे रहे हैं अच्छे से, मान लो 6 लॉस कर रहे हो तो -6 है। लेकिन अगर तुम 4 ही प्रॉफिट कर रहे हो और 5 रिस्क टू रिवॉर्ड से कर रहे हो, तो 5 4 जब कितना हो गया 20, और 20 में से 6 माइनस कर दो, मतलब कितना 14 गुना तुम फिर भी 14% कमा रहे हो। मतलब 6% अगर तुम 40% विनिंग रेट में भी तुम 14% कमा रहे हो। तो ये चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड समझना है तो कमेंट करना, मैं रिस्क टू रिवॉर्ड में भी अच्छे से वीडियो एक एक्सप्लेन फॉर्म में बता दूंगा। तो ये चीज़ देखो, यही था मेरा एसएमसी का जो स्ट्रेटेजी था। इसको अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार भी बता सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही चार्ट डिकोडिंग हम करते रहेंगे आपके लिए, है ना, और ट्रेडिंग को और आसान बनाते हुए रहेंगे, राइट। चलो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।